नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सूरज स्टडी बुक में। दोस्तों, जीव विज्ञान के सीरीज के अंतर्गत आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पाचन क्या है, पाचन तंत्र से संबंधित प्रमुख अंग जैसे कि हो गया मुख व मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। इसके अलावा जो प्रमुख पाचक ग्रंथियां हैं जैसे कि यकृत हो गया, लार ग्रंथि हो गया, अग्नाशय ग्रंथि हो गया, पित्ताशय हो गया आदि जो महत्वपूर्ण अंग हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने श्वसन तंत्र से संबंधित जो है प्रमुख जो जानकारी थी उसको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देखिए। और अगर आप लोग इसका PDF चाह रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आप लोगों को इसका जो है PDF मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाचन क्या है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भोजन का पाचन अर्थात डाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो भोजन में जो है प्रमुख जटिल अणु जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज लवण आदि जो जटिल अणु जो है पाए जाते हैं, तो उनको जो है क्या होता है, सरल अणुओं में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है वही जो है पाचन है। तो जैसे कि जो विटामिन हो गया, जल हो गया और जो खनिज लवण हो गया वो तो हमारे शरीर द्वारा जो है अवशोषण कर लिया जाता है, लेकिन जो जैसे जटिल अणु कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ये जो है हमारे शरीर द्वारा अवशोषण नहीं किया जा सकता है। तो इनका जो है जो विभिन्न एंजाइम हो गया, अम्ल हो गया आदि के द्वारा जो है पाचन किया जाता है। और सरल अणुओं जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल हो गया आदि में जो है परिवर्तित किया जाता है। तो यही जो है क्या है, पाचन है। ठीक है, तो याद रखिएगा पाचन क्या है, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करना। तो जो सरल अणु जो प्राप्त होते हैं उनका फिर से क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटन होता है और हमें जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हम लोगों ने जो है श्वसन तंत्र वाले वीडियो में देखा था कि कैसे जो है जो सरल अणु जैसे ग्लूकोज हो गया उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटन होता है और हमारे शरीर को जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो अगर आपने श्वसन तंत्र वाले वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, उसमें हम लोगों ने अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इस प्रक्रिया को संपन्न करने वाले अंगों का समूह क्या कहलाता है, पाचन तंत्र अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। तो जो पाचन की प्रक्रिया को जो है पूर्ण करते हैं उन्हें जो है पाचन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, पाचन तंत्र में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है, वसा को जो है वसीय अम्ल में परिवर्तित किया जाता है और प्रोटीन को जो है अमीनो अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया था, ग्लूकोज, वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल क्या है, सरल अणु है। तो इसमें जो जटिल अणु है उसको सरल अणु में जो है परिवर्तित किया जाता है ताकि हम आगे जो है हमारे शरीर को जो है ऊर्जा प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अध्ययन की दृष्टि से जो पाचन तंत्र को दो मुख्य भागों में जो है विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो पाचन तंत्र को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से हैं, तो पहला आहार नाल है और दूसरा जो है संबद्ध पाचक ग्रंथियां है, एलिमेंट्री कैनल और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, तो जो आहार नाल है उसको फिर से बहुत सारे जो है भागों में विभाजित किया जाता है। तो कौन कौन से आहार नाल में, तो मुख व मुख गुहा हो गया, ग्रसनी हो गया, ग्रासनली हो गया, अमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया और बड़ी आंत हो गया। तो ये क्या है, आहार नाल है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये मुख व मुख गुहा हो गया, ग्रसनी, ग्रासनली, यहाँ पर अमाशय, फिर छोटी आंत और बड़ी आंत। तो जो ये पूरा मुख गुहा से लेकर ये जो लास्ट हो गया गुदा तक का जो हिस्सा है वो पूरा जो है आहार नाल कहलाता है। ठीक है, और संबद्ध पाचक ग्रंथियों में क्या क्या है, तो लार ग्रंथि हो गया, अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय। तो आगे हम इन सभी के बारे में जो है विस्तार से जो है पढ़ेंगे डायग्राम की मदद से। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आहार नाल के बारे में, एलिमेंट्री कैनल के बारे में। ठीक है, तो आहार नल क्या है, आहार नल एक कुंडलीकार जो पेशीय नली है जो मुख से लेकर गुदा तक फैला रहता है। जैसे कि मैंने बताया था, मुख से लेकर गुदा तक का पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, आहार नाल कहलाता है। ये जो है कितना 6 से 9 मीटर लंबा होता है। ठीक है, आहार नाल। इसके मुख्य भाग क्या क्या है, तो इसमें जो है प्रमुख भाग हम लोगों ने देखा है पीछे। सबसे पहला क्या है, मुख व मुख गुहा। ठीक है, तो हम लोग इसमें मुख व मुख गुहा को पहले पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, भोजन का जो पाचन है वो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है ना। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मुख व मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मुख जो है चेहरे का मुख्य द्वार है, इसी के द्वारा भोजन जो है मुख गुहा में जाता है। तो मुख से जो है भोजन कहाँ जाता है, मुख गुहा में जाता है। ठीक है, मुख गुहा जो है ऊपरी व निचले जबड़े से घिरी रहती है। देख लीजिए, ये जो दांत जो इसमें उपस्थित है वही क्या है, जबड़ा है। तो मुख जो है ऊपरी और निचले जबड़े से घिरी रहती हैं तथा उसको बंद करने वाले अंग कौन से हैं, तो होंठ रहते हैं।
जो मांसल होंठ है वो रहता है, जो मुख को बंद करने वाला जो अंग है वो। इसके अलावा जो है दांत रहते हैं जबड़े में, देख लीजिए दोनों ऊपर और नीचे दांत है और बीच में रहता है जीभ। ठीक है, तो ये जो है मुख व मुख गुहा की जो है संरचना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मुख गुहा के अंतर्गत जीभ के बारे में। जीभ क्या क्या है, तो इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा जीभ को। ठीक है, तो जीभ क्या है, मानव शरीर का स्वाद अंग है, ऑर्गन टेस्ट है। ठीक है, जीभ से ही हमारे शरीर को जो है, हमारे मुख को जो है स्वाद का जो है पता चलता है। इस कारण जीभ को स्वाद अंग कहा जाता है, ऑर्गन ऑफ टेस्ट कहा जाता है। ये जो है एक मांसपेशी अंग है, तो जीभ क्या है, एक मांसपेशी है, मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, जीभ जीभ का मुख्य कार्य क्या है, तो जीभ का मुख्य कार्य है स्वाद लेना, इसके अलावा भोजन को मिलाना, और भोजन को निगलना, और जो है हमारे हम जो बोलते हैं वो भी कहाँ से होता है, तो जीभ से ही शुरू होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा भोजन के जो है मुख्य जीभ के जो है ये मुख्य कार्य हैं। ठीक है, जीभ के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे क्या रहती हैं, स्वाद कलिकाएँ रहती हैं, याद रखिएगा, उसी से हमारे स्वाद का जो है पता चलती हैं। तो छोटे छोटे जो है स्वाद कलिकाएँ होती हैं जीभ के ऊपरी सतह पर। ठीक है, टेस्ट बड्स रहते हैं। जीभ को जो है चार प्रमुख जो है क्या होते हैं, चार प्रमुख जीभ जो है चार प्रमुख स्वादों को जो है पहचानती है। कौन कौन सी है वो, तो मीठा हो गया, इसके अलावा नमकीन, खट्टा और जो कड़वा, ये चार स्वाद जो है जीभ जो है पहचानती है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं चित्र से कहाँ कहाँ क्या क्या जो है रहते हैं, और हमें जो है किसका किसका अनुभव कहाँ कहाँ से होता है। तो मीठे स्वाद का जो है अनुभव कहाँ से होता है, तो जीभ की जो अग्र भाग है, टीप, वहाँ से मीठे का अनुभव होता है। देख लीजिए स्टार्टिंग में ही हमें जो है मीठे स्वाद का अनुभव होता है, फिर उसके बाद जो अग्र एवं किनारे पर क्या कहाँ किसका अनुभव होता है, नमकीन का होता है। यहाँ पर मीठा के बाद जो अग्र किनारे हैं वहाँ पर नमकीन का होता है, फिर जो मध्य किनारे भाग है उससे किसका अनुभव होता है, तो खट्टे जो स्वाद है उसका अनुभव होता है मध्य किनारे से। ठीक है, और फिर लास्ट में जो पिछला भाग है वहाँ किसका अनुभव होता है, तो कड़वे का अनुभव होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से स्वाद का अनुभव कहाँ से होता है, जीभ के कौन से भाग से, तो देख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। जीभ पर जो पाई जाने वाली छोटी छोटी उभारे हैं उसको क्या कहते हैं, तो पप्पीले कहे जाते हैं। याद रखिएगा, जीभ में जो छोटी छोटी दानेदार उभारे रहती हैं उसे जो है पप्पीले कहते हैं। कई बार यहीं से जो है स्वाद का जो है अनुभव होता है। ठीक है, जीभ के बिना सही से उच्चारण संभव नहीं हो सकता, इसलिए जीभ को क्या कहा जाता है, तो स्पीच ऑर्गन भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से आवाज़ निकलता है, सही से उच्चारण भी संभव नहीं हो सकता है जीभ के बिना, तो इसलिए जीभ को जो है स्पीच ऑर्गन भी कहा जाता है। तो जीभ के बारे में इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे अब दांत के बारे में पढ़ते हैं, तीत के बारे में। ये भी जो है मुख व मुख गुहा के अंतर्गत है। तो जो दांत का कार्य क्या रहता है, तो भोजन को काटना, चबाना, पीसना, ये जो है दांत का जो है प्रमुख कार्य है। ठीक है, मनुष्य में दांत जो है दो बार आते हैं, कौन कौन सा, एक तो दूध के दांत बोलते हैं वो हो गया, और दूसरा स्थायी दांत है। ठीक है, बच्चों में दूध के दांत आते हैं, बच्चों में कुल 20 दूध के दांत रहते हैं, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। वयस्क मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, परमानेंट टीथ जो है कितने होते हैं, 32। ठीक है, दांतों की बाहरी कठोर परत को क्या कहा जाता है, तो इनेमल कहा जाता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये दांतों का सबसे बाहरी भाग है, यही क्या है, इनेमल है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, मनुष्य में दांत का मुख्यतः किससे बने होते हैं, तो डेंटाइन से बने होते हैं, इनेमल, पल्प कैविटी और सीमेंटम से जो है मिलकर बने होते हैं दांत। देख लेते हैं हम लोग डायग्राम में कि कहाँ कहाँ क्या क्या रहता है। तो सबसे बाहरी जो भाग है वो क्या है, इनेमल है। ठीक है, ये जो सबसे बाहरी भाग है सफ़ेद कलर का दिख रहा है वही जो है इनेमल है। उसके नीचे जो भूरे कलर का दिख रहा है वो क्या है, डेंटाइन है। ठीक है, इनेमल के नीचे रहता है डेंटाइन, और फिर उसके नीचे रहता है पल्प कैविटी। ठीक है, इसमें तंत्रिकाएं और रक्त जो कोशिकाएं रहते हैं वो जो है पल्प कैविटी में ही रहती हैं। ठीक है, ये जो रेड कलर का दिख रहा है वही जो है पल्प कैविटी है, और जो ये पल्प कैविटी नीचे की ओर जा रही है वो क्या है, रूट कैनाल है। ठीक है, ये जो है रूट कैनाल है, और ये जो बाहरी भाग है ये जो मसूड़े हैं, और जो रूट कैनाल के जो बाहर स्थित रहते हैं उसे सीमेंटम कहते हैं। तो ये जो है दांत के जो है प्रमुख भाग है, याद रखिएगा। इसका क्रम जो है जमाने के लिए एग्जाम में आता है, तो इसके क्रम को आप लोग याद रखिएगा किसके बाद क्या है। ठीक है, और जो ये बाहरी जो इसको कौन कौन से भागों में विभाजित किया जाता है, तो सबसे ऊपर वाला भाग जो है शिखर कहलाता है, क्राउन, उसके नीचे जो है ग्रीवा रहता है, नेक, और सबसे नीचे जो है जड़ जो है रूट रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
मनुष्य में दांतों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा है दांत? तो दांत के भाग तो कृंतक हो गया, इंसिजर, इसके अलावा केनाइन, रत्नक हो गया, प्रीमोलर्स, अग्र चौवर्णक और जो मोलर चौवर्णक है, ये जो है दांत के 4 भाग हैं। हम लोग देखते हैं कि इंसिजर का कार्य क्या है और ये कितने होते हैं। तो देख लीजिए, दांतों का जो आगे वाला भाग है वो जो है इंसिजर है, ये भोजन को काटने के लिए काम आता है। देख लीजिए, ये जो जैसे कि मान लीजिए ये नीचे के दांत है, तो नीचे के दांत का एक साइड जो 2 दिख रहा है, ये स्टार्टिंग का वो इंसिजर है, ठीक है। उसके जस्ट बाद में एक केनाइन दिख रहा है, ये जो केनाइन का कार्य क्या रहता है, ये न्यूक्लियर रहता है और भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं केनाइन, ठीक है। उसके जस्ट बाद में रहता है 2 प्रीमोलर रहते हैं, अग्र चौवर्णक, ये जो भोजन को तोड़ने और पीसने का कार्य करते हैं, प्रीमोलर। और सबसे लास्ट में 3 रहते हैं मोलर, ठीक है, चौवर्णक, जो कि भोजन को पीसने वाले जो है काम करते हैं। इस चौवर्णक का जो ये लास्ट वाला हिस्सा है, ये जो है विजडम टूथ अर्थात बुद्धि के दांत कहा जाता है, ठीक है। मोलर के सबसे लास्ट में रहते हैं उसको। तो ये आप लोग याद रखिएगा दांत के बारे में, ठीक है। 4 भाग हैं, कहाँ कहाँ कितने हैं याद रखिएगा। तो दंत सूत्र कौन कौन से हैं? तो दंत सूत्र जो है वो है 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3। मतलब ये है कि ऊपर में रहते हैं 2 1 2 3 और नीचे में 2 1 2 3। अब इसको हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो ऊपर में हो जाएगा 16 और नीचे में हो जाएगा 16। तो कुल जो है 32 दांत होते हैं। जैसे कि इंसीजर यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो इंसीजर एक साइड का है ये, और दूसरे साइड में फिर 2 आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, इंसीजर 4 हो जाएगा। केनाइन यहाँ 1 है तो दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो नीचे में 2 हो जाएगा। और प्रीमोलर यहाँ एक साइड में 2 है, इस साइड आ जाएगा तो नीचे में प्रीमोलर 4 हो जाएगा। और इंसीजर नीचे में 3 है, दूसरे साइड आएगा तो ये भी 3 हो जाएगा। तो 2 से गुणा होते जाएगा तो नीचे में ही 16 दांत हो जाएंगे और फिर वैसे ही ऊपर में 16, तो 16 16 32 दांत हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, फार्मूला कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दांत जो है हड्डी नहीं है ना, इसको याद रखिएगा, दांत जो है हड्डी नहीं है, क्या है, दांत ऊतक है, कैल्शियम युक्त ऊतक अर्थात टिश्यू है, ठीक है। दांत को याद रखिएगा, दांत एक टिश्यू है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। और जो दांत का अंदरूनी जो नरम भाग है पल्प कहलाता है, जैसे कि मैंने बताया था पल्प, जिसमें तंत्रिकाएं और रक्तवाहिकाएं रहती हैं। जो रेड कलर का था ना यहाँ पर, जैसे कि ये पल्प कैविटी है, तो इसमें क्या रहती है, तंत्रिकाएं और रक्तवाहिकाएं यही रहती हैं पल्प कैविटी में, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। मोलर जो है दांत का सबसे मजबूत और सबसे बड़े भाग हैं। जो 3 मोलर रहते हैं वही सबसे मजबूत भाग है दांत के और सबसे बड़े हैं, ठीक है। और जो उसका जो अंतिम सिरा है वो क्या कहलाता है, वो बुद्धि के दांत कहलाते हैं, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। दांतों की सड़न जो है किससे होती है, तो बैक्टीरिया से द्वारा होती है। बैक्टीरिया जो अम्ल उत्पन्न होता है उसी के कारण दांत का जो है सड़ना प्रारंभ होता है, ठीक है। दांतों को साफ रखने के लिए फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो याद रखिएगा, दांतों को साफ करने के लिए फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो दांत के बारे में इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और हम मुख गुहा के अंतर्गत और आता है लार ग्रंथि, तो उसको हम लोग आगे जो ग्रंथि पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आहार नाल का अगला जो भाग है वो क्या है, ग्रसनी, ठीक है, पैरेक्स। तो ग्रसनी ये क्या होता है, मुख गुहा और ग्रास नली के बीच स्थित रहता है। ये देख लीजिए, ये जो मुख गुहा है और ग्रास नली है उसके बीच में यहाँ पास जो है ग्रसनी रहता है। तो हम लोगों ने इसको जो है श्वसन तंत्र वाले भागों में, श्वसन तंत्र जब पढ़ रहे थे तो उसमें जो है अच्छे से पढ़े थे ग्रसनी के बारे में, ठीक है। तो आप लोग वो भी वीडियो देख सकते हैं ग्रसनी से संबंधित। ग्रसनी क्या है, भोजन और वायु दोनों के लिए साधन मार्ग है, ठीक है। तो मतलब जो ग्रसनी है वो क्या है, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का मार्ग है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा अंग जो है श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का कार्य करते हैं, तो कौन है वो, ग्रसनी है। ग्रसनी का कार्य क्या रहता है, अन्न को निगलना और जो है ग्रास नली तक पहुंचाना, ये जो है ग्रसनी का मुख्य कार्य रहता है, ठीक है। अन्न का निगलना जो है ग्रसनी से ही प्रारंभ होता है। ग्रसनी में क्या रहता है, एपिग्लैटिस रहता है। वो क्या करता है, एपिग्लैटिस श्वास नली को बंद कर देता है, जिससे जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जो भोजन है वो श्वास नली में नहीं जा पाता है। तो याद रखिएगा, ग्रसनी के पास जो है एपिग्लैटिस रहता है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ग्रसनी का मुख्य कार्य क्या है। तो ग्रसनी कोई मुख्य कार्य है, भोजन को ग्रास नली और वायु को जो है श्वास नली तक पहुंचाना, ये ग्रसनी का जो है मुख्य कार्य है। यहाँ पर जो है ग्रसनी रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब ग्रास नली के बारे में देखते हैं, इसोफेगस, ठीक है। तो ग्रास नली को क्या कहते हैं, इसोफेगस या अन्न प्रणाली भी कहते हैं ग्रास नली को। यह मुख जो है, मुख ग्रसनी को अमाशय से जोड़ने वाली जो है मांसपेशीय नली है, ठीक है। तो ग्रास नली क्या रहता है, मुख या ग्रसनी को जो है अमाशय से जो है जोड़ती है। देख लीजिए यहाँ पर ये जो ग्रास नली है वो जो मुख व मुख गुहा को क्या करती है, अमाशय से, यहाँ पर समाशय रहता है उससे जो है जोड़ती है ग्रास नली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग ग्रास नली के बारे में।
तो ग्रास नली जो है वयस्क मनुष्य में लगभग 25 सेंटीमीटर या 10 इंच की होती है। ठीक है, ग्रास नली का मुख्य कार्य क्या रहता है, तो भोजन को निगलना व पेट तक पहुंचाना, ये जो है ग्रास नली का मुख्य कार्य रहता है। ठीक है, क्या करता है, भोजन को पेट तक पहुंचाना ग्रास नली का मुख्य कार्य है। ग्रास नली के जो प्रवेश द्वार है उस पे जो है स्फिंक्टर पाया जाता है, जो कि भोजन को वापस अमाशय ग्रास नली में जाने से रोकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्रास नली के प्रवेश द्वार में स्फिंक्टर पाया जाता है, जो कि भोजन को वापस जाने से रोकती है। यदि भोजन वापस चली जाए तो इससे फिर वही एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स होती है। तो याद रखिएगा, भोजन अगर ग्रास नली से वापस चली जाए तो उसे एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, ग्रास नली का अंतिम भाग यदि क्षतिग्रस्त हो जाए तो कौन से रोग से ग्रसित हो जाएंगे, एसोफेगेटिस रोग से ग्रसित हो जाएंगे। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ग्रास नली में जो है भोजन का पाचन नहीं होता, मुख्यतः जो है भोजन को अमाशय तक या पेट तक पहुंचाने का जो है कार्य करती है ग्रास नली। ठीक है, तो ग्रास नली के बारे में इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं अमाशय के बारे में। ठीक है, तो अमाशय स्टोमक क्या है, तो अमाशय को जो है जठर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अमाशय को क्या कहते हैं, जठर भी कहा जाता है। अमाशय जो है ग्रास नली और छोटी आंत के बीच स्थित रहता है। जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर ये ग्रास नली है, उसके बाद यहाँ पर ये जो अमाशय है, उसके बाद क्या आ जाती है, छोटी आंत आ जाती है। ठीक है, तो ये जो है इसी के बीच में स्थित रहता है अमाशय। अगर अमाशय का आकार कैसा रहता है, तो अंग्रेजी के जे आकार का रहता है अमाशय का आकार। देख लीजिए, ये जो अमाशय है, यही अमाशय, इसका आकार अंग्रेजी के जे आकार का रहता है। ठीक है, यह उदर के बाईं ओर स्थित रहता है और यहाँ क्या किया जाता है, अमाशय में भोजन का अस्थायी रूप से संग्रहण किया जाता है, टेम्परेरी स्टोरेज किया जाता है अमाशय में। ठीक है, तो याद रखिएगा, अमाशय में भोजन का टेम्परेरी स्टोरेज किया जाता है। अमाशय की आंतरिक सतह पर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है अमाशय की आंतरिक जो दीवार है उस पर, और यहीं से जठर रस स्त्रावित होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग ग्रंथि वाले में जठर ग्रंथि के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो जठर रस है, उसमें मुख्यतः 3 पदार्थ होते हैं। कौन कौन से हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, पेप्सिन एंजाइम हो गया, और म्यूकस अर्थात श्लेष्मा। ये जो है जठर रस में मुख्यतः 3 पदार्थ होते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या रहता है, भोजन को कीटाणु रहित करना। इसके अलावा जो है पेप्सिन का कार्य रहता है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना, और म्यूकस श्लेष्मा का कार्य रहता है अमाशय की दीवारों को अम्ल से बचाना। ये जो है श्लेष्मा का कार्य रहता है। तो याद रखिएगा, ये जो अमाशय है उसकी जो सबसे ऊपरी भाग है कार्डिया, ये जो है आगे जो है क्या रहती है, ग्रास नली से जुड़ी रहती हैं, हृदय से जो है जुड़ी रहती हैं। और ये जो नीचे फंडिस है उसके नीचे जो है, यहाँ सबसे नीचे में रहता है पाइलोरिक कैनाल रहता है, जो कि छोटी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसके अमाशय के बारे में ये जो है याद रखिएगा। इसके अलावा जो है अमाशय में क्या होता है, भोजन को मथ कर एक अर्ध तलल रूप में बदला जाता है, जिसे काइम कहा जाता है। तो काइम क्या है, एक अर्ध पका जो है भोजन है, ये अमाशय में तैयार होता है और फिर ये छोटी आंत के जो है ज्यूजेनम में जो है प्रवेश करती हैं, यही काइम। ठीक है, तो याद रखिएगा, काइम कहाँ से बनता है, तो अमाशय से, और ये अर्ध पका जो है भोजन है, फिर ये छोटी आंत में जाती है। ठीक है, रेनिन जो एंजाइम है वो शिशुओं में जो है कैसीन को जमने में मदद करती है। तो अमाशय के जो रेनिन एंजाइम वो क्या करती है, शिशुओं में कैसीन को जमने में मदद करती हैं। ठीक है, खट्टापन या जलन बढ़ने पर होने वाली स्थिति को एसिडिटी या गैस्ट्रिक कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जैसे मैंने पीछे बताया था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अधिक स्त्राव होने से क्या होता है, तो पेप्टिक अल्सर हो सकता है। याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अधिक स्त्राव से कौन सा रोग हो सकता है, तो पेप्टिक अल्सर रोग हो सकता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो अमाशय के बारे में आप लोग इतनी बातें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अब छोटी आंत के बारे में। ठीक है, तो छोटी आंत जो है पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है, लॉन्गेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, छोटी आंत पाचन तंत्र का। इसकी कुल लंबाई कितनी होती है, तो 6 से 8 मीटर या लगभग 20 से 22 फीट होती है छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत को 3 भागों में विभाजित रहती है। कौन कौन सी भाग है, तो ड्यूडेनम हो गया, ग्रहणी, इसके अलावा जेजेनम हो गया, मध्यांत्र और इलियम जो है, ये जो है 3 भागों में विभाजित रहता है छोटी आंत। ठीक है, देख लीजिए, ये सबसे ऊपर ड्यूडेनम रहता है, मध्य में जेजेनम रहता है, और फिर सबसे नीचे में इलियम रहता है। ठीक है, याद रखिएगा इसके। तो ड्यूडेनम का कार्य क्या रहती है, जो पित्त जो बनता है उसको क्या करती है, पेंक्रियाटिक जूस, पित्त और पेंक्रियाटिक जूस जो है क्या रहती है, यही मिलती है ड्यूडेनम में। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा जो है ये मध्यांत्र का कार्य क्या रहता है, तो आंशिक अवशोषण एवं पाचन जो है मध्यांत्र कार्य रहते हैं। यही जो काइम जो अमाशय में बनता है वो यही आता है। ठीक है, मध्यांत्र में। और सबसे लास्ट में रहता है कौन सा, इलियम या पुनरांत। तो ये जो है अंतिम पोषण जो है यहीं से होता है। तो इसको आप लोग इंग्लिश नाम याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश नाम ही एग्जाम में जो है पूछा जाता है। ठीक है,
आगे हम लोग छोटी आंत के प्रमुख कार्य देख लेते हैं, क्या क्या कार्य हैं। तो छोटी आंत में भोजन का जो अंतिम पाचन होता है, फाइनल डाइजेशन जो है कहाँ होता है, छोटी आंत में ही होता है। पोषक तत्वों का अवशोषण भी यहीं होता है। इसके अलावा छोटी आंत जो अंदरूनी अंदरूनी सतह है वहाँ पर क्या पाया जाता है, तो विल्ली पाया जाता है, जो कि उंगली नीमा संरचना होती है। यही जो है पोषक तत्वों को रक्त में भेजती है। ठीक है, तो याद रखिएगा अंदरूनी सतह पर जो है विल्ली नामक जो है पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। छोटी आंत में जो है आंत्र रस पाया जाता है, इंटेस्टाइन जूस पाया जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जो कि क्या किससे भरपूर रहता है, तो माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और पेप्टिडेज से जो है एंजाइम से भरपूर रहता है। ठीक है, तो जो ये माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज है, ये क्या करती हैं, जो शर्करा जो है उसको ग्लूकोज में जो है परिवर्तित करती हैं, और जो पेप्टिडेज है वो क्या करती हैं, वो प्रोटीन को जो है अमीनो अम्ल या पेप्टाइड्स में जो है परिवर्तित करती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। छोटी आंत के बारे में इतनी बातें। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो इसकी कुल लंबाई कितनी रहती है बड़ी आंत की, 1.5 मीटर से 5 फीट होती है बड़ी आंत की कुल लंबाई। इसका मुख्य कार्य रहता है जल और खनिज लवणों का जो है अवशोषण करना, ये जो है बड़ी आंत का मुख्य कार्य है। तो याद रखिएगा बड़ी आंत में जो क्या है, पाचन नहीं होता है, केवल अपशिष्ट पदार्थों को गाढ़ा किया जाता है और अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है बड़ी आंत में। ठीक है, वेस्ट जो मटेरियल रहता है उसको बाहर किया जाता है। पाचन जो है छोटी आंत में संपूर्ण हो जाता है, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसको बड़ी आंत से जो है बाहर निकाला जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बड़ी आंत के मुख्य भाग क्या क्या है, तो सीकम हो गया, इसके अलावा कोलन हो गया, रेक्टम हो गया, एनस हो गया, एनस अर्थात गूदा। ठीक है, तो इसका आप लोग इंग्लिश नाम याद रखिएगा, इंग्लिश नाम ही एग्जाम में पूछा जाएगा। देख लीजिए सीकम जो है अपेंडिक्स से जुड़ा रहता है, यहाँ पर ये सीकम है तो उससे क्या जुड़ा रहता है, अपेंडिक्स जुड़ा रहता है। ये जो पुछ की तरह दिखाई दे रहा है यही अपेंडिक्स है। ये जो है कोलन है असेंडिंग कोलन, ये ट्रांसवर्स कोलन, और ये जो है डिसेंडिंग कोलन है। ठीक है, और सबसे लास्ट में यहाँ पर रहता है मलाशय, जहाँ पर क्या रहता है, मल को अस्थायी रूप से जो है संग्रहित किया जाता है मलाशय अर्थात रेक्टम में। ठीक है, और ये फिर जो मल का निष्कासन होता है वो गुदा अर्थात एनस से होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बड़ी आंत के बारे में इतनी बात है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है पाचन तंत्र से संबंधित जो है प्रमुख अंगों के बारे में पढ़ा था। जो अब ये जो वीडियो जो है लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है जो प्रमुख जो पाचक ग्रंथि है उसके बारे में हम लोग पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।